मेरा नाम मयंक है। मेरे गांव का नाम फूलपुर है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े व्यवसायी थे। उनके चले जाने के बाद उनका सारा व्यापार मैंने ही संभाला, क्योंकि मेरा कोई बहन भाई नहीं था। केवल मैं ही था, एक इकलौता बेटा। हाँ, मेरे पिताजी का करोड़ों का सारा जायदाद अब मेरे ही हवाले था। मैं अपने काम में पूरी तरह बिजी रहता। सुबह उठता और काम पर चला जाता, शाम को वापस घर लौटता। मेरे माता पिता को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे और मैं घर में अकेला ही रहता था, कुछ कर्मचारियों के साथ। मेरी व्यस्तता इतनी ज्यादा थी कि मुझे कभी खुद को आईने में देखने का भी वक्त नहीं मिलता था। जिंदगी सामान्य ढंग से चल रही थी। मेरी उम्र अब 27 वर्ष होने को थी, मगर अब तक मुझे किसी भी कन्या से प्रेम नहीं हुआ था। मैं अब तक अकेला ही था। कभी कोई ऐसी मिली ही नहीं जिससे दिल जुड़ता, जिससे कह सकता कि तू मेरी है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकता, फिर उसे अपने घर की ओर अपने दिल की मलिका बना देता। एक दिन मैं रोज की तरह घर वापस आ रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी के आगे एक लड़की आकर गिर गई। उसे देखकर मैं दंग रह गया। ऐसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी थी। दूध जैसी गोरी रंगत, जैसे छूते ही धुंधली हो जाए। काले घने लंबे बाल जो उसने अपने पल्लू में छुपा रखे थे। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसने खुद को संभालते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कांपती हुई आवाज में बोली, साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। उनके इलाज के लिए दवा चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज मैं खुद को बेचने के लिए निकली हूँ। आप मुझे खरीद लीजिए और मुझे इतने पैसे दे दीजिए कि मैं अपनी माँ का कुछ इलाज करवा सकूं। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो वह मर जाएंगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? तो वह झरझर रोने लगी। उसके आंसू ओस की बूंदों की तरह उसके गालों पर बह रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूं, मगर समय कुछ और मांग रहा था। मैंने स्वयं को रोकते हुए कहा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? वह रोते हुए बोली, मुझे आरिफ 19,000 चाहिए। मेरी माँ की दवा खत्म हो गई है और वही दवा 15,000 में आती है। मैंने तुरंत जेब में हाथ डाला। वहां 12,000 थे। मैंने वह निकाले और उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए। उसने पैसे देखे तो एक पल को ठिठक गई, फिर धीरे से बोली, साहब, आप बस समय और जगह बता दीजिए, मैं वहां आ जाऊंगी। मैं चौंक गया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वह धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बोली, साहब, आज मैं खुद को बेचने के लिए निकली हूं। जो मेरी माँ की दवा के पैसे देगा, मैं एक रात के लिए खुद को उसके हवाले कर दूंगी। मैंने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, पगली, तुम बिकने के लिए नहीं हो, तुम तो आंखों की पलक पर बिठाए जाने के लिए हो। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, साहब, आपने कुछ कहा? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। वह लगभग 18-19 साल की लग रही थी, मगर सुंदरता ऐसी कि शब्द कम पड़ जाए। मैंने नरमी से कहा, तुम्हें खुद को बेचने की जरूरत नहीं है। अगर और पैसे चाहिए तो वह भी मैं देने को तैयार हूं, मगर फिर कभी इस मकसद से घर से मत निकलना। फिर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर से एक लिफाफा निकाला जिसमें और भी पैसे थे। वो मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिए और दोबारा गाड़ी में बैठ गया। वह कांपती आवाज में बोली, साहब, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर कभी मौका मिला तो अपनी जान देकर भी आपका यह कर्ज चुकाऊंगी। मैं उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गया और लगभग आधे घंटे की दूरी तय कर अपने घर पहुंच गया। मगर वह लड़की मेरे मन और होश में पूरी तरह बस चुकी थी। मैं उसके ख्याल में इतना खो गया था कि मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मैंने रात का खाना खाया भी है या नहीं। रात को करवटें बदलते हुए मैं बस उसी के बारे में सोचता रहा। वह कितनी सुंदर थी और कितनी मजबूर। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता रहा जब उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और वह मुझसे अपनी माँ की दवा के पैसे मांग रही थी। शायद मैं खुद से मानने को तैयार नहीं था, मगर मुझे लगने लगा था कि मैं उस लड़की के हुस्न पर डूब चुका हूं। पूरी रात मेरी नींद उड़ गई थी। बस वही चेहरा, वही आंखें मेरे मन में छपी रह गई। दिन बीतते जा रहे थे, मगर मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था। 3 दिन बाद मैं उसी जगह पर दोबारा पहुंचा। शायद वह मुझे फिर मिल जाए, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दी। मन में एक अजीब सी कसक उठी। काश मैं उसका नाम पूछ लेता,
काश उसका पता ले लेता। आखिर वह कौन थी जो आकर मुझे इस तरह अपना दीवाना बना गई। अब मैं हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा था। उसका अस्तित्व जैसे मेरे अंदर समा गया था। मेरा मन अब कहीं भी नहीं लगता था, ना काम धंधे में, ना लोगों की भीड़ में। सब कुछ जैसे अर्थहीन हो गया था। आखिरकार एक दिन मैंने अपने सबसे जिगरी दोस्त विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मयंक? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा राज दिल में दबाए बैठे हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो अब मेरे पास नहीं है और मुझे वही चाहिए। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, कहाँ मिली थी वो? जब मैंने उस रात का पूरा वाकया उसे बताया तो वह जोर से हंस पड़ा और बोला, इस तरह की तो हजारों लड़कियां आती हैं फूलपुर के आसपास। उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो तुझे पागल बना गई? मैंने धीरे से कहा, विक्रम, उस लड़की की खासियत शब्दों में नहीं कही जा सकती। उसका बोलने का ढंग, होठों की हल्की कांपती हुई थरथराहट, झुकी हुई नजरें, दूध सी सफेद रंगत, सब कुछ मेरे दिल पर जैसे छप गया हो। विक्रम ने फिर हंसते हुए कहा, तो आखिरकार मयंक को भी किसी लड़की से दिल लग ही गया। चलो, मैं कोशिश करता हूं कि वह लड़की फिर से मिल जाए। काश तुम उसका नाम या पता पूछ लेते। मैंने उदासी से कहा, सच है मैंने नहीं पूछा, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो। अगर तुम यह भी ना कर सको तो तुम्हारे होने का मुझे क्या फायदा? विक्रम फिर से जोर से हंसा और बोला, चिंता मत कर मयंक, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। मैं खिड़की के पास जाकर शीशे से बाहर देखने लगा। शायद दिल फिर वही दृश्य देखना चाहता था जब वह लड़की मेरे सामने आई थी। खैर, अब लगभग 1 महीना बीत गया था, लेकिन वह लड़की मुझे एक पल को भी नहीं भूली थी। विक्रम ने बहुत कोशिश की, हर जगह पता किया, लेकिन वह लड़की तो जैसे कहीं इस इलाके से गायब हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन ने निगल लिया या आसमान ने छुपा लिया। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, और मुझे इस हाल में छोड़कर क्यों चली गई? ये सवाल मेरे दिल दिमाग को हर वक्त जकड़े रहते थे। जब विक्रम भी उसका पता नहीं लगा पाया तो मैं एकदम पागलों की तरह गलियों में भटकने लगा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि ना दिन को चैन था, ना रात को नींद। काम धंधे पर भी इसका गहरा असर पड़ा। मैं अपनी पूरी एकाग्रता खो चुका था। नतीजा यह निकला कि कारोबार में लगातार भारी नुकसान हुआ। ना जाने वह कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई थी। एक दिन विक्रम ने मुझे समझाते हुए कहा, शादी कर लो, शायद तुम्हारा ध्यान बंटे और तुम उसे भूल सको। लेकिन मैं उसे भूलना नहीं चाहता था। वह तो अब मेरे दिल का हिस्सा बन चुकी थी। फिर भी दोस्त के जोर देने पर और घर के नौकरों के सुझाव पर मेरे लिए एक लड़की देखी गई और मैंने उससे विवाह कर लिया। समय बीतता गया, 5 साल गुजर चुके थे। मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन वो लड़की, वो कभी भी मेरे दिल से नहीं निकली। वो हर पल मेरे अंदर जिंदा रही। कारोबार में लगातार नुकसान होता गया और मेरी हालत बद से बदतर होती गई, जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर कहीं और कैद हो गई हो। आखिरकार मैंने शराब पीना शुरू कर दिया शांति पाने के लिए, लेकिन सुकून कहाँ मिलना था। मैं एकदम बेसुध और बेमकसद जिंदगी जीने लगा। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान रहते थे। विक्रम मुझे रोज समझाता, थक जाता, लेकिन मेरी समझ से हर बात बाहर थी। मेरी बस एक ही दिल्ली ख्वाहिश रह गई थी कि वह लड़की एक बार फिर सामने आ जाए। बस एक बार, एक मुलाकात। लेकिन शायद वह मुमकिन नहीं था। मेरी हालत और बिगड़ती गई और मैं किडनी की बीमारी का शिकार हो गया। जिंदगी अब बोझ बन चुकी थी और उस बोझ के नीचे मैं धीरे धीरे दबता जा रहा था। मेरी दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी थीं। शरीर कमजोर और निढाल हो गया था। सारा व्यापार अब मेरी पत्नी के कंधों पर था और मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा अपनी सांसें गिन रहा था। उस दिन की तकलीफ कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का हर कतरा किसी ने जकड़ रखा हो। हर सांस एक सजा बन चुकी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे इस दर्द के खत्म होते ही मेरी आखिरी सांस आ जाएगी। दर्द की तीव्रता से मेरी आंखें बोझिल होने लगी। नर्सों ने डॉक्टर को बुलाया और मेरी अधखुली पलकों पर एक छवि उभरी। मैंने बड़ी मुश्किल से पलकों को उठाया और दिल की धड़कन जैसे थम गई। वो वहीं थी, वही चेहरा, वही आंखें।
वही लड़की जो मेरे दिल पर गहराई से बसी हुई थी, कभी निकली ही नहीं थी। लेकिन अब वह सफेद कोट में डॉक्टर बनकर मेरे सामने खड़ी थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। जैसे ही पास आई मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दर्द को बांध दिया हो। पीड़ा जैसे रुक गई हो। मैं कांपती हुई आवाज में बोला, तुम तुम वही हो ना? वो हल्के से मुस्कुराई और आंखें झुकाकर बोली, हाँ, मैं वही हूं। मेरे शरीर में जैसे फिर से जीवन लौट आया। मैं उसे बस देखता रह गया। वह बोली, उस दिन आपने मुझे जिंदगी दी थी और आज मैं आपको जिंदगी देने आई हूं। दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई और मैं आधा बेहोश सा हो गया। उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दिलासा देने लगी कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी निगाहें बस उसके चेहरे पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे बंद हो रही थी। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी आंखें उसी को देखते देखते बंद हो। मुझे लग रहा था जैसे जान मेरे शरीर से निकल रही हो। उसने जल्दी से एक इंजेक्शन लगाया और मैं गहरी नींद में सो गया। एक दिन बाद मेरी आंख खुली तो मुझे होश आ चुका था और मैंने वही चेहरा फिर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। उसने मुझे दवा दी और कहा, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। अगर मुझे अपनी जान देकर भी यह उपकार चुकाना पड़े तो मैं चुकाऊंगी। और मैं चाहती हूं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। इस प्रक्रिया में आप मेरा साथ देंगे। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हाँ, क्यों नहीं, बस तुम मुझे ठीक कर दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा। मुझसे यह दर्द सहा नहीं जाता। उसने कहा, चिंता मत करो। अगर भगवान की कृपा हुई तो मैं आपको ठीक करने में सफल हो जाऊंगी। उस लड़की ने मेरा इलाज शुरू कर दिया और मैं तो जैसे उसे देखते देखते ही अच्छा होने लगा। मेरी पत्नी भी बहुत खुश थी कि मेरी हालत में सुधार आने लगा था। पिछले 4 महीने से मैं अस्पताल में भर्ती था, लेकिन मेरे शरीर में कोई खास बदलाव नहीं आया था। लेकिन उसके आने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया हो। मैं दिन ब दिन ठीक होने लगा था। लगभग 4 महीने के लगातार इलाज के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो चुका था। मेरे गुर्दे, किडनी फिर से काम करने लगे थे। अब तो प्रीति मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। वह मेरी बहुत देखभाल करती थी और हर पल मेरा हौसला बढ़ाती थी। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। तो एक दिन मैंने डॉक्टर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस रात के बाद तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम तो ऐसे गायब हो गई थी जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान ने छुपा लिया हो। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं 4 महीने से तुम्हारा इलाज कर रही हूं और तुम्हें मेरा नाम ही नहीं मालूम। उसकी मुस्कान दिल को छू जाने वाली थी। मैंने कहा, तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली है। वह धीरे से बोली, यह मेरी वजह से नहीं बल्कि भगवान की कृपा है और तुम मेरे लिए आदरणीय हो। तुम्हारा उपकार था मुझ पर, जिसे मैंने चुकाया है और शायद अभी भी बाकी है। मैंने कहा, तुम मुझे बताओ, उस दिन तुम इतना रो रही थी कि अपनी माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर तुम डॉक्टर कैसे बन गई? वह धीरे से बोली, यह सब तुम्हारा उपकार था हम पर। उस दिन घर जाकर मैंने अपनी माँ की दवा ले ली थी। मैंने वह लिफाफा नहीं खोला था जो तुमने मुझे दिया था। मेरी माँ उन दवाओं से कुछ बेहतर नहीं हुई थी। मैंने वह दवा दी और वह लिफाफा जाकर घर की अलमारी में रख दिया। कुछ दिन बाद जब दोबारा पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने वह लिफाफा खोला। उसमें बहुत सारे पैसे थे। मैं मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हें याद है, वो लिफाफा देते हुए मैंने कहा था, ये तब खोलना जब तुम्हें दोबारा जरूरत पड़े और खुद को कभी बेचने के लिए मत निकलना। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ साहब, मुझे याद है। तो मैंने हंसते हुए कहा, पगली, अब तो मुझे साहब मत कहो। अब तो मैं तुम्हारा मरीज बन चुका हूं। ये सुनकर उसने एक जोरदार हंसी लगाई। वह एक चुलबुली और शोक सी लगती थी, लेकिन स्वभाव में गंभीरता भी थी। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? वह बोली, उसके बाद मैंने वह लिफाफा अलमारी में रख दिया। दोबारा जब माँ की तबीयत बिगड़ी तो हम उन्हें अस्पताल ले गए और मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मैंने वह लिफाफा खोला। उसमें अब भी बहुत सारे पैसे थे। उनमें से कुछ पैसे मैंने अस्पताल में जमा करवा दिए और लगातार इलाज के बाद माँ बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद हम दूसरे शहर चले गए और वहां मेरा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया
और मैंने डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू कर दी। 5 साल बाद मैं डॉक्टर बन गई और फिर सरकारी नौकरी भी लग गई। हम वहीं रहने लगे। मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ हैं और हम सब हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। वह बड़े सुकून से कह रही थी। मैं उसे देखता रहा। दिल चाह रहा था पूछूं कि क्या उसने शादी कर ली है या अब तक अकेली है, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कभी 18-19 साल की मासूम सी मजबूर लड़की थी और आज एक सम्मानित डॉक्टर बन चुकी थी। उस दिन और आज में बहुत फर्क था। बस इसी वजह से मैंने यह सवाल अपने दिल में ही दबा लिया और मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे अपना नाम फिर भी नहीं बताया। वह फिर मुस्कुराई और अपनी जेब से नाम की नेम प्लेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी और बोली, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति है। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि मेरी पत्नी और बच्चे आ गए। वो सब मुझे देखकर बहुत खुश थे। मेरी पत्नी अस्पताल बहुत कम आया करती थी क्योंकि मेरा सारा व्यापार अब उसी के हाथ में था। मैं तो अपनी बीमारी और इस अजीब प्रेम में सब कुछ लुटा बैठा था। मेरा दोस्त विक्रम भी आ गया क्योंकि आज मुझे अस्पताल से छुट्टी दी जा रही थी। इतने में यूं ही सब करते हुए वो डॉक्टर अपने कमरे से बाहर चली गई। मैंने विक्रम से धीरे से कहा, यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्या किस्मत है भाई, जिससे बीमारी मिली उसी ने इलाज भी कर दिया, जिस पर दिल आया उसी ने जीने की वजह दे दी। मैंने कहा, अब शायरी मत शुरू कर और जल्दी मुझे घर ले चल। मुझे यहां बहुत बेचैनी हो रही है। मैं थक चुका हूं। 6 महीना हो गया है और मैं इन्हीं दीवारों के बीच कैद रहा हूं। अब तो ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। उसने मेरे कंधे पर थपकी दी और कहा, अब तो तुम ठीक होकर जा रहे हो, फिर चिंता किस बात की। मुझे गाड़ी में बैठाया गया और मैं घर आ गया। घर पूरा सजा हुआ था। मेरा बड़े जोर शोर से स्वागत किया गया। सबके चेहरों पर खुशी थी। मैं बेहद खुश था। प्रीति और मेरी पत्नी के आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं अब खुद भी खुश रहने लगा था। करीब 1 महीने के आराम के बाद मैं पहली बार फिर से अपने ऑफिस जा रहा था। दिल ही दिल में बहुत खुश था कि आखिरकार अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौट रहा हूं। अचानक रास्ते में एक गाड़ी आकर हमारी गाड़ी के सामने रुक गई। वह जगह वहीं थी जहां बरसों पहले मुझे प्रीति मिली थी। मैंने गाड़ी से उतरने का इरादा किया, मगर ड्राइवर ने मुझे रोका और कहा, साहब आप बैठिए, मैं देखता हूं। इतने में एक लड़की तेजी से दूसरी गाड़ी से उतरी और गुस्से में बोली, आपको नजर नहीं आता किस तरह गाड़ी चला रहे हैं। फिर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह रुक सी गई और बोली, अरे साहब, यह आपकी गाड़ी थी। मैंने हैरान होकर कहा, क्या हुआ? तो वह जल्दी से बोली, मुझे अस्पताल जाना है, एक मरीज आया है और बहुत गंभीर कंडीशन है। आपकी गाड़ी के सामने गाड़ी टकरा गई तो मैं घबरा गई और गुस्से में आ गई थी। मैंने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो हम भी उसी ओर जा रहे हैं, आपको अस्पताल छोड़ देते हैं। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है। मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई है। वो मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। उसकी नज़दीकी मुझे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। वो रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही ना हो। मैं बेहद खुश था। आज मैंने उसे अस्पताल में छोड़ा और खुद दफ्तर आ गया, मगर सारा दिन बस उसी के ख्याल में डूबा रहा। मेरी अब एक पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मगर वह मेरी पहली मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो कभी दिल से मिटी ही नहीं थी। आज वो मेरे साथ बैठी थी जैसे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई हो। मैंने बेकरारी में अपने दोस्त विक्रम को फोन किया और कहा, तुम फौरन मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो बोला, ठीक है, मैं आधे घंटे के अंदर में पहुंचता हूं। वो आधे मिनट मुझे यूं लग रहे थे जैसे 1 साल हो। आखिरकार वह आया तो मैंने बिना भूमिका के कहा, विक्रम, मैं प्रीति से शादी करना चाहता हूं। वो चौंक कर बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम बीवी बच्चों वाले हो, तुम्हारी एक पत्नी है जो बरसों से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं समझना, बस इतना जानता हूं कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। विक्रम ने मुझसे कहा, पहले तुम भाभी से बात करो, अगर वह परमिशन देती है तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, और सबसे पहले तुम प्रीति से भी बात करो।
कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? विक्रम बोला, लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक बार उससे खुद बात कर लो। मैंने कहा, हाँ ये ठीक है, और तय किया कि जल्द ही मैं उससे खुलकर बात करूंगा। उस दिन मैं जल्दी ऑफिस से काम निपटाकर घर गया तो देखा प्रीति मेरे घर में ही मौजूद थी। उसके हाथ में कुछ फूल और कुछ खाने पीने की चीजें थीं। वह मेरी पत्नी से बात कर रही थी और हंसी खुशी बैठक में बैठी थी। इतने में मैं भी अंदर आया तो दोनों की निगाहें मेरी तरफ उठी। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड इवनिंग डॉक्टर साहिबा। तो वह तुरंत बोली, साहब आपकी तबीयत अब कैसी है? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महोदया मेरा नाम साहब नहीं है, मेरा नाम मयंक है, और आप मुझे मयंक कह सकती हैं। मेरी पत्नी ने मेरे हाथ से बैग ले लिया और हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। नौकरों से चाय लाने को कहा तो वह चाय ले आए। हमने शाम की चाय एक साथ ही पी। मैं लगातार प्रीति को ही देखता रहा। ये बात मेरी पत्नी ने तुरंत महसूस कर ली। जब प्रीति घर से चली गई तो मैं आराम करने के लिए कमरे में आ गया। कुछ ही देर बाद मेरी पत्नी मेरे पास आई और गुस्से में बोली, आप डॉक्टर को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं आपका उससे क्या रिश्ता है। मुझे तो कभी उन नजरों से नहीं देखा। मुझसे तो आप बस एक औपचारिक रिश्ता ही निभा रहे हैं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, और करवट बदलकर सो गया। मेरी पत्नी नाराज सी लग रही थी। सुबह जब मैं उठा तो वह मुंह लटकाए नाश्ते की मेज पर बैठी थी। मैंने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ है? तो वह सख्त शब्दों में बोली, आप सच सच बताइए, आपका और प्रीति के बीच क्या रिश्ता है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, देखो हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय अपनापन के और प्रेम के। तो मेरी पत्नी लाल पीली होकर बोली, प्रेम जो शायद सिर्फ उसी के लिए था, मेरे लिए तो कभी था ही नहीं। वह रोने लगी थी और मुझे इस सबसे कुछ ऊब सी होने लगी थी। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम मुझे घर में चैन से भी नहीं रहने देती। तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मेरी और मेरी पत्नी की अब अच्छी खासी लड़ाई हो गई और मैं गुस्से में ऑफिस चला गया। शाम को जब वापस आया तो पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने एक लंबी सांस ली, जैसे सीने का बोझ हल्का हो गया हो। ना जाने क्यों पत्नी की मौजूदगी में वह सुकून नहीं मिलता था जो दिल चाहता था। शायद ये दिल का जुड़ाव न होने की वजह से था। प्रीति और मेरी दोस्ती अब बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वह अक्सर शाम को मेरे घर आती, मेरे बच्चों के साथ खेला करती और माहौल हल्का फुल्का हो जाता। मेरी पत्नी को गए हुए 10 दिन हो चुके थे। वह मायके गई थी मगर लौटकर नहीं आई थी। मेरे दोस्त विक्रम ने कहा कि जाकर उसे मना लो, मगर मैंने साफ कह दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एक शाम प्रीति आई हुई थी। मैं ऑफिस से वापस आया तो वह मेरे बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं भी जाकर उसके पास बैठ गया और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, प्रीति, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम प्रेम करती हो? वह एक पल रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, यह बड़ा अजीब सा सवाल है। और फिर उल्टा बोली, अच्छा, पहले आप बताइए आपकी जिंदगी में कौन है जिससे आप प्रेम करते हैं, फिर मैं जवाब दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पहला सवाल मेरा था, तुम ही बताओ। तो वह थोड़ा सा रुकी और धीरे से बोली, हाँ, एक व्यक्ति है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, जिसे मैंने खो दिया था और अब दोबारा पा लिया है, और अब मैं उसे कभी नहीं खोना चाहती। मैं चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा, समझ चुका था वह इशारा मेरी ही तरफ कर रही है, मगर फिर भी मैंने और स्पष्टता चाही तो वह बोली, वह व्यक्ति वही है जिसने उस दिन मेरी इज्जत बचाई थी और मुझे समझाया था कि मैं बिकने के लिए नहीं बनी हूं। बस उस दिन से वह व्यक्ति मेरे दिल में बस गया है। मैंने धीरे से कहा, मुझे भी वह पल आज तक नहीं भूला। वह रात जब तुम अचानक मेरी जिंदगी में आई थी, जैसे अंधेरे में चमकता चांद हो। शायद हम दोनों ने उस लिफाफे को कभी सही मायने में खोला ही नहीं था। मैंने कहा, आज घर जाकर उस लिफाफे को खोलना तो शायद तुम्हें अंदाजा हो कि उसमें आखिर क्या था। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने वह लिफाफा पूरी तरह नहीं खोला था। आज भी उसमें वह आधी रकम मौजूद है जो आपने मुझे दी थी। उसके बाद कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इतने में उसके फोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से कॉल उठाई और बोली, मुझे जाना होगा, ये माँ का फोन है। मैंने नम्रता से कहा, हाँ ठीक है, आप जा सकती हैं,
मगर कृपया उस लिफाफे को आज ही खोलकर जरूर देखिएगा। उसने सहमति में सिर हिलाया और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। मैं उसे गेट तक छोड़ने आया और फिर वापस कमरे में आकर लेट गया। शायद थकान की वजह से मेरी आंख लग गई थी। करीब 2-2.5 घंटे बाद जब आंख खुली तो मोबाइल लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर देखा तो लगभग 12 मिस कॉल थी, जो एक ही नंबर से आई थी। ये नंबर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल बैक किया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज में किसी ने कहा, "ये फलां अस्पताल से बात कर रहे हैं।" दूसरी ओर से भारी आवाज आई, "जी, ये फलां अस्पताल से बोल रहे हैं। क्या आप डॉक्टर प्रीति को जानते हैं?" मैं एकदम संभलकर बैठ गया और जल्दी से कहा, "जी हाँ, क्या हुआ?" वो बोले, "वो एक बहुत ही गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई है और इस समय ऑन ऑपरेशन कक्ष में है। क्या आप उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं? क्या आप तुरंत अस्पताल पहुंच सकते हैं? मेरी जान जैसे किसी ने खींच ली हो।" मैंने बिना कुछ सोचे फोन काटा, जैकेट उठाई और बाहर भागा। ड्राइवर से कहा, "फौरन गाड़ी निकालो।" वो हैरान परेशान मेरा चेहरा देखने लगा, मगर मैं चिल्ला पड़ा, "जल्दी करो।" पूरा रास्ता मेरा दिल धड़क रहा था। हर पल बस एक ही प्रार्थना थी कि वह ठीक हो जाए। आंखों के सामने वह लम्हे घूम रहे थे जब वह हंसती हुई मेरे बच्चों के साथ खेल रही थी, जब उसने पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। दिल में एक अनजाना डर और बेबसी थी, जैसे अगर वह नहीं रही तो सब खत्म हो जाएगा। अस्पताल पहुंचा तो अंदर भागा। रिसेप्शन पर पूछा तो बताया गया वह अभी भी ऑन ऑपरेशन कक्ष में है और हालत बहुत गंभीर है। मैं कुर्सी पर बैठ गया। हाथ प्रार्थना के लिए उठे मगर आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुर्सी पर बैठा कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी घड़ी की ओर। वक्त जैसे थम गया था। लगभग 2 घंटे बाद ऑन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और घबराई आवाज में पूछा, "डॉक्टर प्रीति कैसी है?" उसने गहरी सांस ली और कहा, "हमने पूरी कोशिश की है मगर उनकी हालत अब भी चिंताजनक है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। आप प्रार्थना कीजिए।" मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मेरा ड्राइवर जगदीश ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दिलासा दिया, मगर मैं बस एक ही वाक्य दोहराता रहा, "नहीं प्रीति, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुमने तो कहा था तुम मुझे फिर कभी खोना नहीं चाहती। अब तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती।" नर्स आई और बताया उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। मैंने अनुमति ली और अंदर गया। वो मशीनों में जकड़ी बेहोश पड़ी थी। उस चेहरे पर जो हमेशा जीवन से भरपूर लगता था, अब एक अजीब सी चुप्पी छाई थी। मैं उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया, धीरे से उसका हाथ थामा। आंखों से आंसू बह निकले और होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, "हे भगवान, उसे मुझे वापस दे दो।" ये मेरी पहली और आखिरी प्रार्थना है। कुछ ही देर बाद एक विनम्र डॉक्टर बाहर आया और बोला, "डॉक्टर प्रीति अब खतरे से बाहर है।" ये सुनकर जैसे मेरे शरीर में फिर से जान आ गई। मैंने आंसुओं से भरी आंखों के साथ मेरे ड्राइवर जगदीश को जोर से गले लगा लिया। मैं अपनी खुशी छुपा नहीं सका। मैंने अस्पताल में कई दिन गुजारे, हर पल प्रीति की सेवा में लगा रहा। वो धीरे धीरे स्वस्थ होती गई और आखिरकार पूरी तरह ठीक हो गई। इसी दौरान मेरी पत्नी भी वापस घर लौट आई थी। मैंने एक रात हिम्मत करके उससे खुलकर बात की। मैंने कहा, "देखो, मैं तुम्हें अब और धोखे में नहीं रखना चाहता। सच्चाई ये है कि मैं डॉक्टर प्रीति से शादी करना चाहता हूँ। उसके बिना मेरा जीना मुमकिन नहीं। मैंने उसे बरसों इंतजार किया है। हमारी शादी न तुम्हारी पसंद की थी, न मेरी, बल्कि महज एक जरूरत थी। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारा साथ निभाया, मगर अब मेरा जीवन का निर्णय यही है कि मैं प्रीति को अपना जीवन साथी बनाऊं और मैं चाहता हूं कि तुम शांति से मुझे इस रिश्ते की परमिशन दो।" मैंने साहस के साथ अपनी बात कह दी, मगर इसका नतीजा वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनी और बिना कुछ बोले कमरे से चली गई। कुछ दिन बाद उसने मुझे तलाक के कागज भिजवा दिए। मेरी बीमारी के दौरान वो मेरे दस्तखतों से सारी संपत्ति अपने नाम कर चुकी थी और अब उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वो घर जिसे कभी मैंने बनाया था, आज मेरे लिए पराया हो चुका था। मैं दर दर भटकने लगा। मैं कहाँ जाता, किसके पास जाता?
प्रीति के पास जाने की हिम्मत भी नहीं थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन आज भिखारी जैसी हालत में था। एक कंबल ओढ़कर सड़क के किनारे जा बैठा। मेरे पास ना खाने को कुछ था, ना रहने की कोई जगह। तलाक के फैसले के साथ उसने अदालत के जरिए मुझसे मेरी हर चीज छीन ली, यहां तक कि वह कलम भी जो मैं हमेशा जेब में रखता था। सब कुछ अब उसकी मिल्कियत बन चुका था। मेरे बच्चे भी उसने मुझसे छीन लिए थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि उस पर भरोसा करने का अंजाम इतना भयानक होगा। प्रीति से मेरा संपर्क भी पूरी तरह टूट चुका था। 1 साल बीत गया। मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी थी। कमजोरी और भूख ने मुझे दोबारा बीमार कर दिया था। अब सड़क ही मेरा घर था और फुटपाथ मेरा बिस्तर। कभी मजदूरी मिल जाती तो कर लेता, वरना दिन मांग तांग कर गुजरता और रात फुटपाथ पर लेटकर सो जाता। 1 साल की दरबदर की जिंदगी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। वही इंसान जो कभी करोड़ों का मालिक था, आज चुपचाप फुटपाथ पर बैठा रहता था। लोग गुजरते तो कभी तरस भरी नजरों से देखते, तो कभी घृणा से, और मैं अपनी आंखें झुका लेता था। भूख ने मेरे शरीर को हड्डियों का ढांचा बना दिया था। कपड़े गंदे और फटे हाल थे, जैसे कोई पुरानी चादर हो, और सांसें भी अब बोझ लगने लगी थीं। एक दिन शाम के वक्त बारिश होने लगी। मैं एक टूटी हुई छत के नीचे सिमट कर बैठ गया था कि तभी एक कार आकर रुकी। मैंने सिर उठाया तो एक जानी पहचानी सी शक्ल दिखी। मैं पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि वह पास आई और झुककर बोली, मयंक, यह तुम हो? वो प्रीति थी। मैं असबद रह गया, आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ बोल नहीं सका। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, यह क्या हाल बना लिया है तुमने मयंक? मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, क्या करता प्रीति? सबने छोड़ दिया, सब कुछ छीन लिया। अब बस मैं हो बचा हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। प्रीति की आंखें भी भीग गई। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को आवाज दी, इन्हें गाड़ी में बैठाओ, और मुझे सहारा देकर गाड़ी में बिठा दिया। मैं लगातार रो रहा था और वह बार बार कह रही थी, अब तुम अकेले नहीं हो मयंक, मैं हूं ना। गाड़ी एक भव्य बंगले के सामने रुकी। वह मुझे अंदर ले गई। नौकर दौड़कर आए और मेरे लिए साफ कपड़े और पानी लाए। प्रीति मेरे सामने बैठी थी और धीरे से बोली, मयंक, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जैसे तुमने सालों पहले मेरा हाथ थामा था, अब मेरी बारी है तुम्हें संभालने की। प्रीति ने मुझे सहारा देकर एक बड़े हॉल में ले गई, जहां उसकी मां भी मौजूद थी। वो मेरे पास आई और बोली, बेटी, यह कौन है? प्रीति ने कहा, मां, ये वही है जिन्होंने सालों पहले हमारी जान बचाई थी, जिनकी बदौलत आज मैं यहां तक पहुंची हूं। मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। मैंने धीरे से कहा, माताजी, मैं वही बदनसीब इंसान हूं जिससे उसकी गलती ने सब कुछ छीन लिया। प्रीति की मां ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बदनसीबी वो नहीं होती जो इंसान को तोड़ दे, बल्कि वो होती है जो उसे उठने ना दे। तुम अभी जिंदा हो, इसका मतलब है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ तो अच्छा ही रखा है। प्रीति ने नौकर से कहा, इनके लिए खाना लाओ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। प्रीति की मां मेरे पास ही बैठ गई और कहने लगी, बेटा, यह घर तुम्हारा है। जब तक सांसें हैं तुम अकेले नहीं हो। मैंने प्रीति को देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो मैंने बरसों पहले देखी थी। दिल भारी था, मगर पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद मेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। प्रीति ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मयंक, अब तुम्हें और दुख सहने की जरूरत नहीं। मैंने मां से भी बात कर ली है और तय किया है कि आज से 2 दिन बाद हमारी शादी है। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। मैंने कहा, प्रीति, यह सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? तो वह मुस्कुराकर बोली, जब दिल का फैसला पक्का हो तो देर क्यों करनी? तुमने बरसों मेरा साथ दिया, अब मैं तुम्हें जिंदगी भर का सहारा देना चाहती हूं। मैंने नजरें झुका ली और दिल के भीतर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। बरसों की भटकन जैसे अब थम गई हो। मैंने कहा, अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मानता हूं। प्रीति ने धीरे से कहा, तो फिर तय रहा। 2 दिन बाद तुम मेरे जीवन साथी बनोगे। रात को जब प्रीति अपनी ड्यूटी से वापस आई तो उसने कहा, मयंक, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। मैंने हैरानी से पूछा, बाजार क्यों? तो वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा।
2 दिन बाद हमारी शादी है और मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ लेना है। वो मुझे बाजार ले गई और मेरे लिए बहुत सारे नए कपड़े खरीदे, जिसमें हमारे विवाह का जोड़ा भी था। मैं हर पल जैसे किसी सपने में था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बरसों बाद मैं यह दिन देख रहा हूं। वो 2 दिन मेरे लिए 2 सालों के बराबर थे। हर पल बेचैनी और खुशी का मिला जुला एहसास था। समय बीता और शादी का दिन आ गया। प्रीति ने कहा, अब सब कुछ भगवान के आगे है, हम मंदिर चलते हैं। हम दोनों मंदिर गए और वहां पंडित जी के सामने सारी रस्में पूरी हुई और मैंने प्रीति से शादी कर ली। बरसों की प्यास बुझ गई थी, जैसे मेरा खोया हुआ सब कुछ मुझे फिर से मिल गया हो। मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी थी। बरसों की अधूरी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी। प्रीति सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की नई शुरुआत थी। उसके हौसले और साथ ने मुझे वह हिम्मत दी जो मैंने बरसों में खो दी थी। मैंने प्रीति से कहा, मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान हो जाएगा, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है। मैंने दोबारा अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन मेरा जज्बा बहुत बड़ा था। प्रीति हर कदम पर मेरे साथ रही, हर सलाह में, हर मुश्किल में। वह मेरे लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रही। धीरे धीरे मेरा कारोबार बढ़ने लगा और लोग फिर से मुझे पहचानने लगे। लेकिन इस बार फर्क यह था कि अब मेरे पास जो भी था वह प्रीति के प्यार और भरोसे की नींव पर खड़ा था। मैंने ठान लिया था कि अब कभी घमंड नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखने दूंगा। मैं दोबारा अपने साम्राज्य को खड़ा कर चुका था, वही व्यापार जो एक समय मुझसे छीन गया था आज फिर मेरे हाथों में था। और यह सब सिर्फ और सिर्फ प्रीति की वजह से था। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, हर निर्णय लेने से पहले मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे याद दिलाया कि मैं हार मानने के लिए नहीं बना हूं। प्रीति ने मेरा हाथ केवल शादी के दिन नहीं थामा था, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा बनी रही। अगर वह ना होती तो मैं कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। अब मेरा नाम फिर से बड़े बिजनेसमैन के लिस्ट में लिया जाने लगा, लेकिन इस बार यह सब अहंकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव था। मुझे पूरा यकीन था कि यह सफलता या कामयाबी प्रीति के विश्वास और साथ का ही नतीजा है। समय बीतता गया, मेरा बिजनेस पहले से भी ज्यादा फैल गया और मैंने उन सभी लोगों का कर्ज चुकाया जिनके साथ कभी मैंने अन्याय किया था। प्रीति ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हर दिन मेरे लिए हौसले का दूसरा नाम बनी रही। मैंने अपने बच्चों से भी दोबारा संपर्क किया और उनकी परवरिश में हिस्सा लेना शुरू किया। धीरे धीरे पुराने जख्म भरने लगे। एक दिन मैंने प्रीति से कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी फिर से कुछ नहीं बन पाता। उसने मुस्कुराकर कहा, मयंक, यह सब तुम्हारे हौसले का नतीजा है। मैंने तो बस तुम्हें वह रास्ता दिखाया जो तुम कभी भूल गए थे। मैंने उसके चरणों को छूकर कहा, यह मेरा वादा है कि अब मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे नाम करूंगा। प्रीति प्रेग्नेंट हो गई। यह खबर हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, जैसे हमारी दुनिया अब पूरी हो गई हो। मैं हर समय उसका ख्याल रखने लगा। व्यवसाय के साथ साथ अब मेरी पूरी ध्यान सिर्फ प्रीति पर था। वह भी हर पल मुस्कुराती रहती थी और कहती थी, यह सब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल है। इसी बीच एक दिन दुखद समाचार आया। प्रीति की मां इस दुनिया से विदा हो गई। यह सुनकर प्रीति टूट सी गई। मैंने उसे सहारा दिया और कहा, मां आज भी हमारे साथ हैं। वह तुम्हारे आने वाले बच्चे में जीवित रहेंगी। हम दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और दिल से उनके लिए प्रार्थना की। प्रीति की आंखों में आंसू थे, मगर वह बोली, अब मां की आखिरी इच्छा यही होगी कि मैं अपने बच्चे के लिए मजबूत बनूं। प्रीति की मां के जाने के बाद हम दोनों और भी करीब आ गए। मैं हर पल प्रीति का सहारा बनने की कोशिश करता। वह कहती थी, मां चाहती थी कि उनका नाती एक सुखी जीवन जिए और हम उसे वह सब देंगे जो मां ने अपने सपनों में देखा था। मैंने वादा किया कि हमारा आने वाला बच्चा हर कमी से मुक्त जीवन बिताएगा। समय बीतता गया। प्रीति की तबीयत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती। वह अक्सर मेरा हाथ पकड़कर कहती, मयंक, अगर मेरे साथ कभी कुछ हो गया तो मेरा बच्चा तुम्हारे सहारे जिएगा।
मैं उसकी बात सुनते ही सख्ती से कहता, ऐसी बातें मत करो तुम्हें, और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। इसी दौरान मुझे यह खबर मिली कि मेरी पहली पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर दिल में एक पल को चुभन हुई, लेकिन तुरंत ही शांति भी मिली कि शायद यही सही था। कुछ दिन बाद कोर्ट के आदेश से मेरे दोनों बच्चे भी मेरे पास लौट आए। प्रीति ने उन्हें गले लगाया और अपनी संतान की तरह अपना लिया। वो पल मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी राहत था। अब मेरा घर एक पूर्ण परिवार जैसा लगने लगा था। प्रीति मेरे बच्चों को माँ जैसा प्यार देती थी। वह कहती थी, यह बच्चे अब मेरे भी हैं, मैं इन्हें वह हर खुशी दूंगी जो इन्हें कभी नहीं मिली। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की और आने वाले बच्चे के साथ साथ पुराने घाव भी भरने लगे। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन भी आया जब प्रीति ने हमारे पहले बच्चे को जन्म दिया। घर खुशियों से भर गया। मैंने महसूस किया कि भगवान ने मेरे टूटे हुए घर को फिर से पूरा कर दिया है। प्रीति के प्यार और बलिदानों का फल हमें उस मासूम मुस्कान के रूप में मिला। कुछ साल बाद प्रीति के यहाँ दूसरा बच्चा भी हुआ। अब हमारा घर हर समय हंसी खुशी से गूंजता रहता था। मेरी पहली पत्नी के बच्चे भी प्रीति के साथ ऐसे घुल मिल गए थे जैसे सभी एक ही माँ बाप की ममता में पल रहे हो। मैं अक्सर प्रीति से कहता, तुमने केवल मुझे नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को बचाया है। और वह हंसकर कहती, हम दोनों ने मिलकर अपनी किस्मत बदली है। मेरी पहली पत्नी ने जो संपत्ति मुझसे छीनी थी वह सब बर्बाद हो चुकी थी। उसकी पूरी पूंजी खत्म हो गई थी, जबकि मैंने हार नहीं मानी और प्रीति के साथ मिलकर कई व्यापार शुरू किए जो कुछ ही समय में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। अब मैं फिर से करोड़पति बन चुका था। हमारे कई घर थे और हम दुनिया के अलग अलग देशों में आते जाते रहते थे। मैं अक्सर सोचता था कि यह सब केवल प्रीति की बदौलत संभव हो पाया, जिसने हर मोड़ पर मेरा हौसला बढ़ाया और मेरा साथ दिया। मैं जानता था कि मेरी पहली शादी में कभी सच्चा प्यार पनप ही नहीं पाया था। मेरी पहली पत्नी ने कभी मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए शायद मैं उससे दूर हो गया था। और फिर किस्मत ने मुझे प्रीति जैसा हमसफर दिया, जिसने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया। समय बीतता गया और हमने यह तय किया कि अपने व्यापार और बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। इस तरह हमने सब कुछ समेटा और अमेरिका आ गए। यहाँ आकर जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ी। बच्चे बड़े हो चुके थे, उच्च शिक्षा ले रहे थे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। वह दिन जब मैं फुटपाथ पर एक कंबल ओढ़कर बैठा था और यह दिन जब मैं अपने परिवार के साथ एक सुखी और शांत जीवन बिता रहा था, दोनों याद आते तो दिल कृतज्ञता से भर जाता। प्रीति अब भी मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और मैं जानता था कि यह सब उसके विश्वास और प्यार का ही फल था। अमेरिका में बसने के कुछ समय बाद जीवन जैसे शांत हो गया था, लेकिन एक दिन एक खबर ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मेरे वकील ने मुझे एक फाइल दी और कहा कि आपके व्यापार के कुछ पुराने दस्तावेजों में बड़ी गड़बड़ी मिली है। मैंने हैरानी से फाइल खोली तो पता चला कि मेरी पहली पत्नी ने मुझसे तलाक लेते समय केवल संपत्ति ही नहीं ली थी, बल्कि मेरे व्यापार के कुछ हिस्से भी गैरकानूनी तरीके से अपने नाम करवाए थे, और यह सब एक बड़े गिरोह के साथ मिलकर किया गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उस गिरोह का एक मुख्य सदस्य वही व्यक्ति था जिससे उसने दूसरी शादी की थी। इस खुलासे ने मेरा खून खौला दिया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि वह व्यक्ति कई वर्षों से मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और इसके लिए उसने मेरे पुराने एक कर्मचारी को भी खरीद लिया था। मैंने प्रीति को सब कुछ बताया। वह हैरान रह गई, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है। हम उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे और हर वह चीज वापस लेंगे जो उन्होंने तुमसे छीनी थी। मैंने प्रीति के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ी और सालों बाद हमने वह सब कुछ वापस पा लिया जो मुझसे छीना गया था। इस पूरे समय मैंने यह सीखा कि रिश्ते केवल खून या कानून से नहीं होते, बल्कि सच्चाई और त्याग से बनते हैं। मेरी पहली पत्नी के लिए अब मन में कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि शायद वह मेरे लिए बनी ही नहीं थी।
लेकिन प्रीति वह इंसान थी जिसने मुझे मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचाया। मेरे बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगियों में सफल हुए। मेरा व्यापार दुनिया के कई देशों में फैल गया। लेकिन इन सबसे बढ़कर मेरे लिए सबसे कीमती प्रीति और मेरा घर था। एक दिन मैंने प्रीति से कहा, अगर तुम ना होती तो मैं आज कुछ भी ना होता। वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे अंदर कभी हार ना मानने का जज्बा था। मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और चुपचाप भगवान का धन्यवाद किया कि जिंदगी ने हमें दोबारा जीने का अवसर दिया। खरे अब मैं अक्सर सोचता हूं कि मेरी जिंदगी कितनी अजीब रही। कभी मैंने सब कुछ खो दिया, कभी सब कुछ पा लिया। लेकिन एक बात मैंने पक्के तौर पर समझ ली थी, असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अपना इंसान होता है। आज जब मैं सुबह सुबह अपने फार्म हाउस के बगीचे में टहलता हूं तो हवा का हर झोंका मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं जिंदा हूं और खुश हूं। मेरे साथ प्रीति है। प्रीति अब भी वैसे ही मुस्कुराती है जैसे पहली बार देखी थी। फर्क बस इतना है कि अब उसके बालों में हल्की सी सफेदी आ गई है और चेहरे पर उम्र की कुछ लकीरें हैं। मगर मेरे लिए वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी बरसों पहले थी। हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। कोई अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बना, कोई बिजनेस संभाल रहा है। मेरी पहली पत्नी से हुए बच्चे भी अब पूरी तरह से मेरे ही नहीं बल्कि प्रीति के भी हो चुके हैं। वो उसे माँ कहकर पुकारते हैं और मुझे यह देखकर बड़ी तसल्ली मिलती है। कभी कभी शाम को हम सब एक साथ बैठते हैं, बच्चे, उनके दोस्त और हम दोनों। मैं उन्हें अपनी पुरानी कहानी सुनाता हूँ, कैसे मैंने सब कुछ खोया था और कैसे प्रीति ने मुझे उठाया। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं और आखिर में कहते, डैड, आप और मॉम हमारी इंस्पिरेशन हो। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आता है। मैं सोचता हूं कि अगर उस दिन फुटपाथ पर भीख मांगते हुए प्रीति मुझे ना मिलती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। प्रीति अक्सर कहती है, मयंक, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। और मैं हमेशा उससे यही कहता हूं, हाँ, सब कुछ दिया है क्योंकि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। अगर तुम ना होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। अब मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि आने वाले वक्त में मैं प्रीति का हर सपना पूरा कर सकूं। जितना प्यार उसने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि अपने जीवन के आखिरी पल तक उसका हाथ थामे रहूं। आज जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो मन ही मन यही कहता हूं, मयंक, तू जीत गया क्योंकि तूने मोहब्बत पाई और मोहब्बत ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।